नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक हमने रेखा और कोण जो इकाई है उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की जितनी भी रेखाएं थी उन रेखाओं से जितने भी प्रकार के कोण बनते थे उन सब कोणों को हमने ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। इसके साथ ही हमने त्रिभुज के द्वारा भी जितने भी कोण बनते हैं उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से ज्ञात करना सीखा है। इसके साथ ही एक अन्य वीडियो में हमने चतुर्भुज के द्वारा भी जितने भी प्रकार के कोण बनते हैं, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो, इनके द्वारा भी जितने भी कोण बनते हैं, बहिष्कोण बनते हैं, चाहे अंतःकोण बनते हैं, तो उनको भी हमने सभी प्रकार से उनको ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप उन वीडियो को भी बहुत ही अच्छे से एक बार देखें, ताकि आज का जो वीडियो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि रीड से संबंधित जो भी है आपके कंटिन्यू वीडियो बन रहे हैं मैथ्स के, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में और बहुत ही बेसिक तरीके से हम सारे वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी से शेयर भी करें, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो आज का जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे कि वृत्तों पर आधारित जो कुछ कोण बनते हैं उन कोणों को हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि आपके जो सिलेबस दिया है उसमें केवल चैप्टर का नाम ही दिया है, रेखा और कोण। तो मुझे पता है कि रेखा और कोण जो केवल रेखाओं पर आधारित कोण नहीं आ सकते उसमें, क्योंकि कंपटीशन है तो हम कुछ भी इसमें छोड़ तो नहीं सकते। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ भी कई बार हमारे नुकसान कर सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद वृत्त पर आधारित कोई प्रश्न उसमें अगर आ जाए तो हमें उसको भी हल करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि वृत्त वास्तव में जो वृत्त की जो परिभाषा है मेन, उसको हम बहुत ही शॉर्ट में लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें तो वृत्त जो है, उस वृत्त के जो मुख्य जो भाग है वो कौन कौन सा है। एक तो इसका केंद्र, जिसपे वृत्त बनाया जाता है, उससे तो क्या कहते हैं वृत्त का केंद्र, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो लंबी चौड़ी कोई परिभाषा इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में वृत्त कौन सा होता है, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे कहते हैं वृत्त। ठीक है, और ये जो बिंदु का जो बिंदुपथ है इसको कहते हैं परिधि। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा आदत है कि क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा यही सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है, हालांकि वो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता है क्योंकि वो कंपटीशन के लायक तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी ऐसी छोटी सी कई बार चीज़ हम नहीं जानते और वो छोटी सी चीज़ भी हमें परीक्षा में हमारे दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए आपको हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हम बात कर रहे थे केंद्र, और ये जो इसका बिंदुपथ जो इसको क्या बोलते हैं परिधि। ठीक है, उसके बाद में केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है या दूरी जो होती है उसे कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम इस त्रिज्या को पूरा यहाँ तक अगर बढ़ा दें तो ये बन जाता है व्यास, यानी त्रिज्या का दुगना जो होता है वो क्या होता है व्यास। ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब साथ ही साथ अब जो नई जो परिभाषा जो हमको उपयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, हम जो प्रश्न करेंगे तो एक तो हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ती है जैसे जीवा की। अगर परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम अगर मिलाएं तो ये जो रेखा बनेगी इसको कहते हैं जीवा। ठीक है, इसके साथ ही हमें कई बार चित्र में हमें ऐसे दिखेंगे जैसे एक त्रिज्या दी हुई है, साथ ही दूसरी त्रिज्या भी दी हुई है, तो ये जो भाग होता है इसे कहते हैं त्रिज्याखंड। और ये जो जीवा जो है, जीवा क्या करती है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। जैसे जीवा है, कोई भी एक जीवा ले ले, ये क्या करती है वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो ये जो प्रत्येक जो भाग होता है इसको कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, बड़ा होगा तो उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, वो छोटा होगा तो उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो ये कुछ आधारभूत जानकारी था जो हमारे होने जरूरी, क्योंकि जब भी हम कोणों के बारे में आपको जो समझाऊंगा मैं, तो उसमें ये जो शब्दावली आएगी तो आप उनको कहीं भी भ्रमित नहीं होंगे कौन सी चीज़ सर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं हमें जो ज्ञात वो है वृत्तों पर आधारित कोण, यानी कौन कौन से ऐसे कोण होंगे जो वृत्त में दिए हुए होंगे, और वो जो कुछ कोण ऐसे भी होते हैं जिनकी हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम जो अज्ञात जो कोण होगा उसको अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का ये जो केंद्र है, और इस केंद्र पर हम यहाँ जो वृत्त की सबसे बड़ी मैं जीवा जो बना रहा हूँ उसे क्या कहते हैं व्यास। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब पहला जो मैं आपको जो कोण बता रहा हूँ वो है इस जीवा पर बनने वाला जो कोण होगा, ये जीवा कौन सी है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है व्यास। इस व्यास के ऊपर कहीं पर भी अगर जो शेष परिधि पर कोण बनता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ एक कोण बन गया, ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये हमेशा ही समकोण होगा।
ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न जब भी आएंगे तो ये कोण हमें दिया हुआ नहीं मिलेगा, तो हमें जब ये ज्ञात होगा कि ये समकोण होता है तभी हम इसके शेष जो कोण है, मान लो ये कोण, अगर एक कोण वहाँ पहले से दे दिया 40 डिग्री और ये हमें पूछ लिया, ठीक है। अब ये तो प्रश्न में दिया हुआ होगा नहीं, तो अब हम कैसे पता लगाएं, हम इस कोण को कैसे ज्ञात करें? तो ये हमारे पास जब जानकारी होगी तभी हम इस कोण को ज्ञात कर पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, व्यास के ऊपर जो बनता है कोण वो कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री। चाहे वो ऊपर भी बन सकता है या इस तरफ भी अगर कहीं कोण बनता है ये, तो भी वो कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री। तो मैं आपको ये चीज़ कहना था, भूल गया कि जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको आपको साथ ही साथ नोट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। तो जब हम उनको एक बार नोट कर लेंगे तो जब आप इसको बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। चलिए अब दूसरी हम बात करें, एक व्रत अगर दिया हुआ है और उसकी एक कोई स्पर्श रेखा दी हुई है। स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अब हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए, ये जो इसका केंद्र है, इस केंद्र से अगर मैं इसके स्पर्श बिंदु को अगर हम मिलाए तो क्या बनेगी? ये तो त्रिज्या ही बनेगी, हम जानते हैं। तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या और ये जो है स्पर्श रेखा, ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो कोण बनता है वो कोण भी हमेशा ही 90 डिग्री का बनता है, यानी समकोण बनता है। ये भी आप याद रखें, ठीक है। यानी मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ आप इनको पेज पे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें ऐसी होगी जो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी हम प्रश्नों में, और फिर इनको बार बार अपन रिपीट नहीं करने वाले। तो आप एक तो ये व्यास के ऊपर बनने वाला कोण कितना होता है? समकोण होता है। दूसरा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण भी कितना होता है? 90 डिग्री का। चलिए उसके बाद हम तीसरी एक बात और करें, देखिए जो व्रत है हमारे पास और उसकी कोई एक जीवा दी हुई है, कोई भी जीवा हो सकती है, जैसे ये जीवा है ए बी, ठीक है। अब इस जीवा के ऊपर एक मैं कोण बना रहा हूँ, यहाँ से इस परिधि पर कहीं पर भी, जैसे ये कोण बना हुआ है, ठीक है। अब इसी जीवा का उपयोग करते हुए और इसी व्रतखंड में हम दूसरा कोण बना रहे हैं, क्योंकि जीवा से भी मैंने बताया था 2 व्रतखंड बनते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ये लघु व्रतखंड है और जीवा के ऊपर वाला कौन सा है? दीर्घ व्रतखंड। तो एक ही व्रतखंड में जितने भी कोण बनेंगे इस जीवा के द्वारा, तो वो सारे जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण हमेशा कैसा होगा? बराबर। अगर प्रश्न में जैसे ये कहीं दिया हुआ है ये 70 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये कई बार ये कोण दिए हुए होंगे तो हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है 2 की जगह 3 कोण भी दे दे, चलिए कि यहाँ तो बीच में भी अगर कहीं बना हुआ हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें जीवा की दूसरी तरफ, अगर मान लो जीवा के इस तरफ कोई एक कोण बना हुआ है और अगर मैं दूसरा कोण भी बनाऊं तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 जो नियम है, इन 3 नियमों का आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक व्रत जैसा हमारा दिया हुआ है, ये व्रत का केंद्र, और इसकी हमें अगर 2 जीवा दी हुई है, जैसे एक जीवा ए बी और एक दूसरी जीवा है सी डी, ठीक है। अब ये 2 जीवा जो दी हुई है और दोनों ही जीवा अगर लंबाई में बराबर है, ये आप ध्यान रखें। कैसी होनी चाहिए लंबाई में? दोनों अगर बराबर दी हुई है तो इस जीवा द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बनेगा, कौन सा बनेगा? ये वाला। और इस जीवा द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बनेगा? ये वाला। तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये कोण यानी इस जीवा के द्वारा तो कोण कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। और इस जीवा के द्वारा कोण बन रहा है ये। तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये दोनों कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जब 2 जीवा अगर बराबर हो तो उनके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो कोण भी कैसे होते हैं? दोनों बराबर, ठीक है। अब हम आगे चले, जैसे हमने अभी स्पर्श रेखा की बात की थी कि अगर कोई व्रत है उसकी एक स्पर्श रेखा अपन खींचे, जैसे मैंने स्पर्श रेखा खींची अभी, ठीक है। तो ये जो केंद्र है यहाँ से हमने बने, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या, यानी केंद्र से हम परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वो सारे क्या होगी? त्रिज्या ही होगी। तो अगर मैंने इसको मिलाया है तो ये तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री, हम जानते हैं, अभी अपन ने देखा था। अब अगर मैं एक स्पर्श रेखा और खींचूं, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं अगर स्पर्श बिंदु को मिलाऊं तो ये भी क्या है? त्रिज्या होगी। तो ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। यानी वही नियम हम लागू कर रहे हैं। और अगर ये दोनों स्पर्श रेखा है
आगे बढ़कर किसी एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये दोनों कोण तो दिए हुए नहीं होंगे, अब इन दोनों में से कोई भी एक कोण दिया हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा, ये हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा ही है, एक चतुर्भुज वाला नियम अपन लगा सकते हैं। 4 भुजाओं से बनने वाला चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, जो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न किए थे। यहाँ हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा, जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आप ये सारे जो कोण हैं उनको आप बहुत ही जल्दी ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये कोण जो अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ये हमारे दिमाग में कौन सा ये दोनों कोण होने जरूरी है, क्योंकि ये जब इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको कोण दिए हुए नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा और आगे बढ़े, अब हम बात करें जैसे वृत्त दिया हुआ है। अब जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, ये नियम बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पर प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हम इस वृत्त का कोई एक चाप लेते हैं, यानी परिधि का जो भाग होता है, जैसे यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, चाप। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, परिधि का कोई भी एक भाग ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया ए से लगाकर बी तक का भाग, ये क्या होगा, एक चाप है। इस चाप के द्वारा अगर केंद्र पर हम कोण बनाएं, ये तो बन गया केंद्र पे कोण। ठीक है, ये बना केंद्र पे कोण, बन गया कोण। अब हम क्या करना है, इस चाप को छोड़ के, जितना चाप हमने उपयोग में लिया, इसके अलावा शेष जो परिधि वाला भाग है, कौन सा भाग है, यानी यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरा जो भाग है, इस भाग में हम कहीं भी एक बिंदु लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहां एक बिंदु लिया सी। ठीक है, और इस बिंदु से हम वापस एक कोण बनाए, इस चाप से ही होते हुए, ये, तो इससे हमें एक कोण और मिलता है, ये वाला। अब हमें क्या ये गुणधर्म याद रखना है कि इस किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो है इसको तो कौन सा कोण बोलते हैं, ये तो केंद्र पर, और ये कहाँ कोण बना है, शेष परिधि पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि किसी भी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो अंतरित का मतलब क्या होता है, बनने वाला, जो कोण केंद्र पर बना होता है, केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये आप याद रखें, शेष कोण का दुगना होता है। ठीक है, इस नियम को आप बहुत अच्छे से समझे। यानी कोई भी एक हम चाप लेंगे, जैसे ए और बी एक चाप है, उस चाप द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, शेष परिधि पर कहीं पर भी ये कोण बना हुआ है, उस कोण का वो हमेशा कैसा होगा, दुगुना होगा। यानी एग्जांपल के लिए अगर ये परिधि वाला कोण ये अगर 50 डिग्री है, तो ये कोण कितना बनेगा, केंद्र पर बनने वाला कोण उसका हमेशा डबल होगा। ठीक है, इसको आप एक बार और समझे। जैसे अगर इसकी जगह ग्राफ दूसरा दिया हुआ हो, इस तरह से अगर मान लो एक डायग्राम दिया हुआ हो, ठीक है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से मैंने एक चाप लिया यहाँ तक, तो ये तो हो गया केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, और शेष परिधि को मैंने अगर बिंदु मान लो यहीं पर लिया है, आप इसको समझे अच्छे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे जो चक्रान वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो बिंदु मैंने जो लिया सी, इसमें तो देखिए बिंदु कहाँ था, ऊपर था, तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम दिख रहा था। अब बिंदु उसकी जगह अगर यहाँ हो तो भी इससे इन बिंदुओं को मिलाकर कौन बनेगा, कौन सा बनेगा, देखिए इस भुजा को मिला दिया और यहाँ से ये मिला दिया। अब देखिए जो कौन बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा। अब हमें ये सही से दिखता भी नहीं है कि वास्तव में कौन सा कौन, तो हमारे दिमाग में तो दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक तो केंद्र पर बनने वाला कौन और एक शेष परिधि पर बनने वाला कौन सा है, उसको आप केवल पहचान कर दीजिए। केंद्र पर तो कौन सा होगा, वृत्त का केंद्र ये तो हमें दिख ही जाएगा, जैसे ये कौन दिया हुआ अगर मान लो तो क्या करना है, ये वाला कौन उसका आधा हो जाएगा शेष परिधि पर। अब ध्यान ये रखना है कि वो इस चाप के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वैसे आएगा भी नहीं तो हमें इतने सोचने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कौन होगा, चाहे डायग्राम कैसे भी बना हुआ है, हमें तो ये देखना है कि ये जो चाप है इससे जो केंद्र पे बनने वाला कौन है और दूसरा जो कौन है वो इस शेष परिधि पर कहीं पर भी हो सकता है, तो वो जो होगा इसका दुगना होगा। अगर मान लो ये दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा हमें सीधा ही मालूम पड़ जाएगा, ये कितना होगा
40 डिग्री। ठीक है, इसका आधा होगा। यानी दोनों तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। अगर परिधि वाला दिया हुआ तो हमें केंद्र वाला पूछ सकते हैं, और केंद्र वाला दिया है तो हमें परिधि वाला भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन प्रश्नों में ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अपन जब अभ्यास करेंगे तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी तो हम इसके केवल एक बार जो प्रमेय है या गुणधर्म जिसको कहें, तो इसको हम एक बार क्लियर कर रहे हैं, ताकि जब भी मैं आपको वो प्रश्न करवाऊंगा तो उस समय आपके सीधे ही दिमाग में एक चीज़ आ जाए कि हाँ सर ने वो चीज़ बताई तो थी कि केंद्र वाला जो कोण होता है वो शेष परिधि का कितना होता है, दुगुना होता है। तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसका भी आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रमेय की भी हमको बहुत ही जरूरत पड़ेगी जब हम प्रश्न करेंगे। तो व्रत पर आधारित एक जो प्रकार और दिख रहा है, अगर कहीं एक व्रत बना हुआ है और उस व्रत के अंदर एक कुछ चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो ये जो होता है, इस जो व्रत के अंतर जो चतुर्भुज बना हुआ है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, कौन कितने बनेंगे, वही 1 2 3 और 4। तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। जो भी हम चतुर्भुज वाले जितने भी प्रश्न हम करते हैं उसके द्वारा है, इनको भी वैसा वैसा हल करना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अब इसमें कोई नई चीज़ जो आपको जो बतानी थी वो ये है कि इसमें चतुर्भुज चाहे कोई भी बना हुआ हो, चाहे वो सम चतुर्भुज हो सकता है या केवल सिंपल सा चतुर्भुज ही है या समांतर चतुर्भुज, कुछ भी हो, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसमें जो है सम्मुख जो कोण होते हैं, कौन कौन से, कोण 1 और ये कोण 3, इन दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखें। इसी तरह से जैसे कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 है, इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखें। ये कब है, जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि सिंपल सा अगर चतुर्भुज अगर आ गया, जैसे सिंपल सा चतुर्भुज कैसे दे दिया है, तो वहां पर तो इनका योग कहीं भी 180 डिग्री नहीं होगा, आप ध्यान रखें। या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। क्योंकि ये बराबर कब होते हैं, जब ये क्या होना चाहिए, या तो समांतर चतुर्भुज या क्या होना चाहिए, सम चतुर्भुज। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि कहीं भी कंफ्यूजन हमें नहीं रहे। तो अगर ये व्रत के अंदर दिया हुआ है तो वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा जब उनके सम्मुख कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, उसके साथ में चक्रीय चतुर्भुज एक और छोटा सा जो नियम आता है वो इसी में बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी एक भुजा को हम बाहर बढ़ाएं तो ये जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं अपन, बहिष्कोण। जानते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये जो बहिष्कोण है, ये जो बहिष्कोण है, ये हमेशा आप ध्यान रखें अंतराभिमुख, एक मैंने नाम लिखा है, ध्यान रखें, अंतराभिमुख कोण, एक नया शब्द आपको मिलेगा। अंतराभिमुख का मतलब क्या होता है, इस बहिष्कोण के अंदर वाला कोण कौन सा है, 2। इस 2 के अभिमुख यानी इसके सामने वाला कोण कौन सा है, 4, यानी ये वाला कोण। तो ये जो बहिष्कोण है इसको हम जैसे 5 नंबर दे दूं मैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 दे दी। तो ये 5 नंबर वाला जो कोण है, 5 नंबर वाला कौन सा कोण है, बहिष्कोण, ये जो है ये अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। इसके जस्ट अंदर वाले को छोड़ के उसके सामने वाला कोण कौन सा है, इस 4 के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसमें आपको ज़्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये छोटा सा नियम है याद नहीं भी रहे तो कोई समस्या नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ से पहले ये कोण निकाल देंगे और यहाँ से हम 180 वाला करके ये भी निकालेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर समय की बचत करनी है तो हम क्या करें, मान लो ये कोण अगर पूछा है हमें और ये वाला सीधा दिया हुआ है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समय की बचत भी हो सकती है। तो आपको अगर ये दिमाग में रहे तो अच्छा सा एक छोटा सा नियम और है। ठीक, तो आइए कुछ हम अभ्यास प्रश्नों को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं ताकि आपकी गाइड में जो आप प्रश्न दिए हुए हैं तो उनको आप जब भी करेंगे तो आपको कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी सारे प्रश्नों को आप एक बार कर पाएंगे। चलिए, तो मैंने आपके सामने 2 प्रश्न दिए हैं। एक तो मैंने प्रश्न ये लिया, एक व्रत बना हुआ है जिसके अंदर ए बी जो है वो इसके केंद्र से गुजरी है। तो क्या चीज़ है, हम सीधा इसको याद रखें, क्या चीज़ है, ये इसका व्यास है। अब व्यास, अब हमें इसमें पहले तो हम ये देखें कि हमें कोण ज्ञात कौन सा करना है, हमें ज्ञात करना है ये वाला x। अब ये हमें लाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या, एक चीज़ हमें केवल मालूम है, हमें ये जानते हैं कि व्यास पे बनने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब हम इस त्रिभुज को अगर लें तो हमारे पास 2 कोण पहले से दिए हुए हैं, एक तो 90 डिग्री है, एक 35 डिग्री है। तो इस कोण को तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण कितना होगा, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 और 35 को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, ये हो गया 125 डिग्री।
और 180 में से जब हम माइनस कर देंगे 125 डिग्री को, तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, कोण ए। ठीक है, कोण ए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये हो गए 7, 7 से 5 गए 55 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो कोण आया कितना आया, 55 डिग्री। अब हम इस पूरे चित्र को एक बार देखें तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इसके चारों जो शीर्ष है, ये आप ध्यान रखें, वो चारों ही शीर्ष कहाँ होने चाहिए, इस वृत्त की परिधि पर स्थित होनी चाहिए, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर हमारे इसके चारों ही जो इसके जो शीर्ष है चतुर्भुज के, वो कहाँ है, इस परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और हम जानते हैं, हमने देखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये ए और ये एक्स, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 55 और एक्स, यानी या तो 180 में से हम इसको 55 डिग्री को हम जब माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कितने मिल जाएंगे, वही वापस 125 डिग्री। यानी ये जो एक्स वाला जो कोण होगा, कोण सी, ये कितना मिल जाएगा हमें, 125 डिग्री। यानी आपको सारे ही नियमों की एक साथ जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सारी चीजें एक बार आपको पहले ही सॉल्व की है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। दूसरा जो प्रश्न है इसमें ये केंद्र यहाँ दिया हुआ है और यहाँ एक नीचे जीवा दी हुई है ए बी। ठीक है, ये इसको अपन लिख देते हैं सी और ये डी। ठीक, अब हमें यहाँ पर कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये एक्स वाला, यानी एक्स जो है ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में हमें एक कोण तो दिया हुआ 65 डिग्री। अब बहुत ही सिंपल सा है, अगर ये कोण हमें ज्ञात हो जाए तो हम तीसरे कोण को तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप हेल्प के लिए हमें यहाँ इधर 40 डिग्री दिए हुए, तो हम सीधा ही देखें, एक ही जीवा के एक तरफ बनने वाला, यानी एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस एक्स को तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो कोण तो हमें दिए हुए हैं, कौन कौन से, 65 डिग्री और साथ में दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 105 डिग्री। तो एक्स वाला जो हो गया वो कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों का। तो तीनों का इसमें से दोनों का योग तो है 105, तो शेष जो बचे कितने बचे, 75 डिग्री, वो हो जाएगा एक्स। आगे बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ देखें, तो एक तीसरा जो प्रश्न है उसमें एक वृत्त बना हुआ है और उसमें जो है एक कोण तो केंद्र पे बना हुआ है और एक परिधि पे बना हुआ है। चाप कौन सा यूज आ रहा है, ये क्यू आर जो चाप है इस पे बना हुआ है, तो इस नियम को हम लगाएंगे। और यहाँ पर हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। तो ये एक्स कहाँ पर है, पहले तो हम ये देखें, ये जो एक्स है वो इस दिया हुआ इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब हमें एक्स में हम सबसे पहले तो वो जो नियम जो जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो शेष परिधि पर अंतरित कोण का कितना होता है, दुगना होता है। यानी शेष परिधि पे कितना बना हुआ है, 35 डिग्री। तो ये कोण तो बन गया 70 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें यहाँ पर केवल ये एक्स दिया हुआ है, अब ये कोण हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास ये कोण नहीं होगा तब तक हम इस एक्स को तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुज के अंदर है तो और तो कोई यहाँ नियम लग ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जैसे ये ओ है, इसका केंद्र है और यहाँ से हमने ये जो रेखा खींची है कहाँ तक, क्यू तक, यानी क्यू का मतलब क्या हो गया, परिधि का बिंदु हो गया। तो ये तो हो गया इसकी त्रिज्या। इधर भी हम ध्यान दें तो ओ से आर जो है ये भी क्या है, वृत्त की एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, और हम कभी भी ध्यान रखें, वृत्त की कभी भी दो त्रिज्या हो, चाहे कितनी भी त्रिज्या हो, वो त्रिज्या तो अलग अलग नाप की नहीं हो सकती, एक ही नाप की होगी, चाहे कितनी भी त्रिज्या हो। तो इसमें ये जो त्रिज्या, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो दोनों ही त्रिज्या लंबाई में कैसे होगी, बराबर होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ओ क्यू आर जो है वो क्या बना, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जब हमने त्रिभुज वाले जो वीडियो जब देखे उस वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, उसकी दो भुजाएं अगर बराबर होगी तो उसके जो संगत जो कोण होंगे वो कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका सम्मुख कोण है ये और इसका सम्मुख कोण है ये, यानी ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स। ठीक है, यानी प्रश्नों में आपको जब ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें आपके सारे ही जो ज्यामितीय ज्ञान है उस पूरे ज्ञान का ही वो निचोड़ निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों भुजाएं जो होगी बराबर होगी, तभी हम इस दोनों को एक्स। लेकिन अब इस कोण को अपन ज्ञात करेंगे, यानी एक कोण तो दिया हुआ है 70 और दो कोण जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स। तो तीनों का योग तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कितना हो गया, 2x बराबर 180 और ये 70 को अपन इधर आके माइनस कर देंगे। तो 2x बराबर कितने मिले हमें, 110 डिग्री। एक्स जो होगा वो 110 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, यानी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो भी इससे ही रिलेटेड है, ऐसा कैसा प्रश्न है, ये भी मुझे अच्छा प्रश्न लगा तो मैंने आपके सामने लिया। अब इसमें जो है यहाँ हम नाम में लिखे जैसे ओ, ए, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो कोण दिए हुए हैं, एक तो ये जो कोण दिया हुआ है कोण बी,
ये तो दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये सी वाला जो कोण ये दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें कोण कौन सा पूछा है, इसमें ये वाला कोण, जो केंद्र पे अंतरित जो कोण है, हम इस चाप को देखें, ये बीच से एक चाप दिया हुआ है, ये केंद्र पे अंतरित कोण है, और ये जो है शेष परिधि पे अंतरित कोण। यानी अगर हमें ये कोण अगर ज्ञात होगा तब जाके हमें इसका हम दुगना करेंगे तो हमें ये कोण प्राप्त होगा। अब ये कोण हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम इस प्रश्न की तरफ देखें जैसा हमने इसमें किया था। क्या किया था, हमने त्रिज्या को देखें, तो यहाँ से ओ से ये बी, ये क्या है त्रिज्या, ओ से बी एक त्रिज्या, और ओ से ए जो है ये भी क्या है एक त्रिज्या। इसका ये दोनों चीजें कैसे होगी बराबर, तो ये जो है ये ओ ए बी जो है ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, तो इसका अर्थ ये दोनों कोण भी कैसे होंगे बराबर। यानी ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम इधर देखें तो इधर भी सेम सेम वही चीज है, इधर ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब ये जो कुल जो ए जो कोण बना है वो कुल कितना बना है 35 और ये 25 दोनों को मिलाएंगे तो पूरा कोण बन जाएगा कितना बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो 60 बना है तो ये x वाला जो होगा इसका सीधा दुगना है, तो x कितना हो जाएगा इसका डबल 120 डिग्री। यानी ये जो प्रश्न है इसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, केवल हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जैसे ये कोण किसके बराबर होगा ताकि हम उससे ये कोण ज्ञात कर सके। यानी हमको थोड़ा रिवर्स सोचना पड़ेगा, ये कोण ज्ञात करना तो इसका अर्थ है कि हमारे पास ये कोण होना चाहिए, और ये कहाँ से आएंगे जब इन दोनों को कोण हम ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न हम और चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है, इस तरह एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें हमें ये x और ये y ये दो कोण हमें बताना है। एग्जाम में तो आपके कोई भी एक पूछ सकते हैं इसमें से। ठीक है, वैसे अब इसमें से अगर x को हम देखें तो ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रश्न में हमें थोड़ी सी हमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज तो दिया हुआ है जैसे OSPQ, तो इसको भी हम कई बार क्या करते हैं चक्रीय चतुर्भुज मान लेते हैं व्रत के अंदर जो बना हुआ है, और हम इसको सीधे ही जो सम्मुख कोण इनका योग 180 डिग्री करके हम इसको 70 डिग्री निकाल के फिर उसका आधा हम कर देते हैं 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें वो जरूर आपको चक्रीय सारे ऑप्शन भी आपको उसमें मिलेंगे, तो हमें कहीं भी भ्रमित नहीं होना है। चक्रीय चतुर्भुज का ध्यान रखें, उसके चारों ही बिंदु जो है शीर्ष जो है वो कहाँ होने चाहिए, इस वृत्त के ऊपर स्थित होने चाहिए। ये जो दिया हुआ है ये चक्रीय चतुर्भुज है PQR और S। तो हमें 110 जो दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके सम्मुख कोण हम ज्ञात कर ही सकते हैं। यानी y जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 110 है तो y का कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सीधा ही निकाल देंगे, 180 में से हमने 110 माइनस कर दिया, y कितना आ गया 70 डिग्री, और x कितना होगा। अब हम इसी ग्राफ को अगर देखें केवल तो ये तो हो गया केंद्र पे अंतरित कोण, और इसी चाप के द्वारा ये हो गया परिधि पर, तो परिधि पे बनने वाला कोण तो 70 डिग्री है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। यानी आपको कहीं भी भ्रमित नहीं होना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाँ, थोड़े से आपको व्यवहारिक जानकारी जो है आधारभूत जानकारी अगर होगी तो हम ऐसे प्रश्नों को कहीं भी गलत नहीं करेंगे। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको व्रत के द्वारा जितने भी कोण बनते हैं उन सारे कोणों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपको कहीं भी अगर दिक्कत होती है, कहीं भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, जो आपकी गाइड में कुछ ऐसे अटपटे प्रश्न भी अगर दिए हुए हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या आपको कहीं ऐसा डायग्राम है जो मुझे बताना जरूरी हो तो आप उसका फोटो खींच के आप व्हाट्सएप जो मेरे नंबर है उस पर नंबर पर आप उसको भेज भी दीजिए, तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो आशा करूंगा शायद ये आज के जो वीडियो के साथ ही हम रेखा और कोण वाला जो चैप्टर है उसको हम यही तीसरी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और अभ्यास अपना जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।